नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव होने हैं। उसके पहले दिवाली है और उसके पहले पटाखे छूटने शुरू हो गए हैं। कभी इधर से पटाखे, कभी उधर से पटाखे। अमित शाह जी जाकर अलग पटाखे छोड़ के आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने पटाखे छोड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पटाखा छोड़ दिया कि पिछले 55 सालों में कोई विकास हुआ ही नहीं है। इस पर सवाल यह उठा कि भाई पिछले 55 सालों में तो आपके पिता आदरणीय माधवराव सिंधिया जी, आपकी बुआ लोग, आपकी दादी जी वहां पर लगातार सत्ता में रही हैं, वहां की विधायक रहे हैं, वहां के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और ग्वालियर में जो इतना जबरदस्त विकास हुआ है जो कोई भी देख सकता है, वो अगर उन लोगों ने नहीं किया तो किसने किया। प्रियंका गांधी लगातार जा रही हैं और इंदौर में अपने भाषण में उन्होंने अहिरावण का उपयोग कर दिया। अहिरावण का उपयोग कर दिया। हालत यह है कि अब आप रामायण महाभारत को चुनाव में और बेहतर समझ पाते हैं और अहिरावण का इशारा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था। इधर दोनों पार्टियों में घमासान चल रहा है, तोड़ फोड़, इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी से इस पार्टी में जाना, कभी कोई बवाल कभी कोई बवाल। और इन सब के बीच जनता आनंदित है, हर्षित है, वो सबको सुन रही है और अपना फैसला दबा के रख ली है। जो सर्वेज आ रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। जमीन से जो रिपोर्ट आ रही है, कहीं से कांग्रेस की अच्छी स्थिति आ रही है, कहीं से भाजपा की अच्छी स्थिति आ रही है और आखिरी रिजल्ट तो जब आएगा तभी पता चलेगा कि वहां सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उसके पहले अभी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, और सबसे बड़ी घटना यह हुई है कि जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, जो अखबारों में विज्ञापन आते थे जिसमें मोदी जी की बड़ी फोटो होती थी, उसमें मोदी जी की जगह जेपी नड्डा जी की फोटो चली गई है। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है, क्या नई घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी हलचलें क्या हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से, उनके शो पॉलिटिकल गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक में। भाई साहब, मोदी जी का चेहरा खबर आ रही है कि अखबारों में जो विज्ञापन आ रहे हैं उनसे हट गया है, पोस्टर से भी हट गया है। छत्तीसगढ़ से खबर आई, मध्य प्रदेश से भी खबर आई। ये अचानक, मैं जब गया था भोपाल आपकी किताब के विमोचन के लिए गया था, तो पूरे शहर में जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा चेहरा था और बाकी सारे लोग एक बराबर थे। शिवराज सिंह चौहान, नड्डा जी वगैरह सब एक बराबर थे, उसमें महाराज भी थे। लेकिन खबर जो ये आ रही है कि मोदी जी का चेहरा हट गया है, तो क्या कहा जाए इसको? मतलब हार मान ली गई है या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए अशोक जी, आपको याद होगा मैं बहुत शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें भारतीय राजनीति के तथाकथित चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये लोग गफलत में हैं, बड़े असमंजस में हैं। इनको सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। बीजेपी की ये दशा रही शुरू से अभी तक। पहले सोचा गया कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व का हवाला दिया गया, शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया गया। तस्वीरों में, पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, अखबारों के विज्ञापनों में नरेंद्र मोदी जी की भीमकाय छवि उभारी गई। और जितनी सभाएं अब तक हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते रहे मोदी की गारंटी है, ये मोदी गारंटी है, मैं हूं ना। लेकिन जब ये देखा कि उनके नाम पर भी सत्ता विरोधी रुझान दिखाई दे रहा है, तो लगा कि हारने के बाद हार का ठीकरा कौन लेगा। जीते को सब जन भला, हारे को हरिनाम। तो ये हारे को हरिनाम के लिए नाम ढूंढा गया तो नाम मिला जगत प्रकाश नड्डा का। पार्टी के अध्यक्ष हैं। भले उनकी ये हैसियत न हो कि टिकटों के वितरण में फैसला करते समय, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है कि जब 7 सांसदों को टिकट देने का निर्णय लिया गया, सचमुच में पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें कहीं शामिल था भी कि नहीं शामिल था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचमुच उस प्रक्रिया में कहीं शामिल थे कि नहीं थे। लेकिन अंत में जब पार्टी चुनाव हारने की कगार पर दिख रही हो, तो कम से कम 15-20 दिन पहले से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नहीं, मोदी जी के नाम पर नहीं लड़ा गया था चुनाव। तो या तो प्रादेशिक नेतृत्व के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, वो डॉक्टर रमन सिंह हो या शिवराज सिंह हो। राजस्थान में तो इस लायक भी किसी को नहीं छोड़ा कि न आके प्रदेश अध्यक्ष का नाम कोई जानता, न वसुंधरा राजे को इस लायक रखा। तो जब तीनों हिंदी भारत के तीनों राज्यों में मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा था, पर जब ये सूचनाएं मिली कि स्थिति ठीक नहीं है, हम हार जीत की घोषणा नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, हमारा काम भी नहीं है। लेकिन जो जनता की नब्ज पर हाथ रखने पर लग रहा है कि पार्टी सचमुच में फिसलन के दौर में है,
लुढ़क रही है, तब उन्होंने सोचा कि भाई हारने के बाद 3 दिसंबर को कम से कम मोदी जी की पगड़ी पर दाग न लगे कि ब्रांड मोदी के होते हुए चुनाव हार गई पार्टी। इसलिए सबसे पहला कदम उठाया गया 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो फुल पेज के विज्ञापन छपे अखबारों में, उसमें बीचों बीच में जेपी नड्डा साहब हैं और बाकी दोनों तरफ क्षेत्रीय नेता और प्रादेशिक नेता और राष्ट्रीय जो महासचिव वगैरह जो प्रभारी महासचिव होंगे उनकी तस्वीरें हैं। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि चलते चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका सबसे बड़ा ब्रांड है, जो जीत की गारंटी है, जो देश में सारे विकास और तरक्की की गारंटी है, उसका चेहरा, उसकी फोटो, उसका नाम बीजेपी के विज्ञापनों में से हट जाए, ये सचमुच हैरत की बात है। तो मेरा निष्कर्ष ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 3-4 दिन पहले तक भोपाल में, ग्वालियर में, भिंड में जितने होर्डिंग लगे थे उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भीमकाय थी और बाकी सब लोग टिकली में ऐसे स्टैम्प साइज में लगे हुए थे। अब वे धीरे धीरे दूसरे चेहरे बड़े किए जा रहे हैं, उन्हें छोटा किया जा रहा है। तो लगता यह है कि जो भी एजेंसियां होंगी, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वे उनके पास क्या खबर नहीं होगी। जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी खबर दे रही होंगी, जो प्राइवेट सर्वे एजेंसियों से पार्टियां सर्वे कराती हैं वे भी बता रहे होंगे कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है का ठीकरा प्रधानमंत्री के सर पर ना आए, इसलिए अभी से उनकी तस्वीरें हटाई जाएंगी और यह माहौल बनाया जाएगा कि नहीं, हमने तो खुला हाथ दिया था प्रदेश नेतृत्व को, शिवराज सिंह के कहने से टिकट बटे, चौथी पांचवी सूची में देख लीजिए, जो उन्होंने चाहा वो हुआ। और अगर हार जाती है तो हारने के बाद की कोई समीक्षा बैठक की खबर अशोक भाई आपने देखी? कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार के बाद कांग्रेस में तो कम से कम ये औपचारिकता भी पूरी होती है, कोई ना कोई कह देता है कि समीक्षा बैठक होगी और होती भी है कांग्रेस कार्य समिति की। लेकिन मुझे तो कम से कम याद नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद बीजेपी में कहीं कोई ऐसी बैठक हुई हो जिसमें ये चर्चा हुई हो कि आखिर हम क्यों हारे। तो अभी से ये तैयारी उन्होंने कर ली कि 3 दिसंबर के बाद कह दिया जाएगा मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उनके दौरे भी कम हुए हैं, इसलिए अमित शाह ने भी आना कम किया है। यद्यपि आप 2-3 दिन से आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं हैं, लेकिन अशोक जी मैं कल का आपको बताता हूं, एक मेरे पत्रकार मित्र ने सूचना दी है, कल गुना में सभा थी मोदी जी की, 2000 लोग नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री महानायक इस युग के उनकी सभा में बागेश्वर, उसने तो ये लिखा संदेश में मेरे मित्र ने कि इससे ज्यादा भीड़ तो बागेश्वर बाबा की के प्रवचनों में हो जाती है। तो ये स्थिति बन रही है, उसके कारण मुझे लगता है मोदी जी का चेहरा, उनका नाम अब पार्टी विड्रॉ कर रही है, पर अब देर हो चुकी है। आज के बाद कितने दिन बचे हैं जी? 15 तारीख को शोर शराबे का प्रचार खत्म हो जाएगा, 17 को मतदान है, आज 9 तारीख हो रही है, तो आप सिर्फ 9 दिन पहले प्रधानमंत्री को विड्रॉ कर लेंगे और कहेंगे उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। कौन मान लेगा इस बात को? ये स्थिति है बीजेपी। जी अशोक जी। हालांकि जनता तो इस समय भी दिवाली की तैयारियों में लगी होगी, दिवाली के बाद ही चुनाव के बारे में सोचेगी। और राकेश भाई, ये प्रधानमंत्री जी का नाम जिम्मेदारी से हटाने का जो काम है, वो काम तो टीवी चैनल बड़े आराम से कर लेते हैं। कर्नाटका में आपको याद होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट आने लगे वैसे वैसे मोदी जी की जगह पर नड्डा जी का चेहरा आ गया। तो नड्डा जी को तो रखा ही इसलिए गया है कि हार की जिम्मेदारी आपकी, जीत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी की। एक दो घटनाएं हुई हैं बड़ी, आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, जो इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी, उनके पुत्र का एक वीडियो जारी हुआ। अब वो असली है कि फेक है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वो वीडियो जो जारी हुआ उसमें करोड़ों की लेन देन का मामला दिखाया जा रहा है। दूसरा, महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में सीधे भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश हुई। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं और कितना असर है इसका जमीन पर? देखिए, पहले हम अपने अंचल की बात कर लें, मुरैना की। एक बात तो यह है कि वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर लिखाई गई है देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू भैया की ओर से, जो नरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वीडियो फेक है। जो भी अब तक पार्टी कह रही है वो ये कह रही है काट छांट हुई है। यानी एक तो होता है बिल्कुल मार्फ करना कि मेरे चेहरे पर आपका चेहरा लगा दिया, या डीप फेक आजकल जो हो रहा है एआई के जरिए, अभी हमने देखा रश्मिका मंदाना का एक वीडियो बन गया। तो एक तो जो पीड़ित पक्ष है, जो जिसका वीडियो बना है, उसे हम पीड़ित ही मानेंगे, उसने एफआईआर लिखाई है। उसने ये नहीं कहा कि वीडियो फर्जी है, उसने कहा है कि वीडियो में काट छांट हुई है। यानी प्रथम दृष्टया वे खुद भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस चित्र में, उस चलचित्र में वे स्वयं है, आगे पीछे से कुछ काट कर बना दिया गया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आज के दौर में। दूसरी बात, ये वीडियो अभी का नहीं है,
ये वीडियो उस कालखंड का है, उस कार्यकाल का है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास केंद्रीय खनन मंत्रालय था, खान मंत्री थे वे, और उसमें वही खदानों की बात हो रही है। उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि कोई खान कारोबारी है, उसको लेकर बात हो रही है, और एक रिजर्व बैंक का कोई कमिश्नर रिटायर्ड है, वो मुझे लग रहा है, जो मैं समझ पाया हूं, वो किसी को मिलवाकर उसकी नियुक्ति की बात चल रही है। बड़े बड़ी केंद्र सरकार में जो गैर शासकीय नियुक्तियां होती हैं, जैसे ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन का पद है, और बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पद है, किस लेवल पर इनकी नियुक्तियां होती हैं हम जानते हैं। शायद उस तरह की कोई बात हो। लोगों में यह संदेश तो गया ही है कि बीजेपी के नेता जिस तरह की शुचिता की, ईमानदारी की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करते हैं, और उनके केंद्रीय मंत्री का पुत्र करोड़ों रुपए की बात कर रहा है, वो भी छोटी मोटी बात नहीं है। 18 सीआर आ चुके हैं, 21 आने वाले, 100 सीआर की और बात हो रही है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में स्वयं नरेंद्र सिंह उस आरोप की वजह से घिर गए हैं। कांग्रेस ने स्वाभाविक तौर पर आक्रामक रुख अपनाया है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भोपाल में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। राष्ट्रीय स्तर से उसको ट्वीट किया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बात उठाई, और ये कोई भी करता। मैं तो मानता हूं कि अगर कांग्रेस के किसी नेता के पुत्र का ऐसा वीडियो आया होता तो बीजेपी हमलावर होती, कर ही रही होती। लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं, कि जो कांग्रेस भी पूछ रही है, हम भी पूछना चाहते हैं कि इसकी जांच के लिए सरकार ने कुछ किया? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई अधिकारी, किसी ने कोई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की क्या किसी विभाग ने? वो नहीं हुआ। तो नरेंद्र सिंह अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में पहले ही घिरे हुए थे। वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, वो मुकाबले में थे। तोमर खुद हैं वे, और तोमर कांग्रेस का प्रत्याशी है, जो वर्तमान विधायक। और इस घटना के बाद से वे भंवर में फंस गए। और एक बड़ी मजेदार बात है, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ये वीडियो लीक करवाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। संजय जोशी से लेकर अब तक इस तरह के जितने वीडियो आए, उसमें सब में यही माना गया, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन ये माना जाता है कि पार्टी के लोग ये सब कराते हैं। तो ये जो गुटी, ये खींचतान चल रही है ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल तक बीजेपी, हो सकता है इसके पीछे वो भी एक वजह हो। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, महादेव ऐप का मामला, जब से प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ईडी उस मामले में सक्रिय हुई, उसके बाद जो भूपेश बघेल की सरकार ने पुराने दस्तावेज, पुरानी शिकायतें, एफआईआर वगैरह जारी की, उससे तो यह साबित हो गया उल्ट, इसके बिल्कुल उलट, कि भूपेश बघेल की सरकार तो बहुत दिनों से इस पर कार्रवाई कर रही थी। कब से उन्होंने एफआईआर कर रखी थी, कितने लोगों पर एफआईआर है, गिरफ्तारियां हैं, सब कुछ है। और जो लोग बताए गए, वे लोग भी डॉक्टर रमन सिंह के संगी साथी निकले। तो ये भी जनता को ये ऐसा लगा कि चुनाव के जिस दिन मतदान है 7 नवंबर को, उसके 2 दिन पहले आप ईडी भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसके पीछे जो बदनीयती लोग मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कानून की एजेंसियों काम करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। चुनाव से 2 दिन पहले भी कर रही है तब भी ठीक है, लेकिन ये तो देख लीजिए कि कितना कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाइयां पिछले 9 साल में 95% कार्रवाइयां गैर भाजपा दलों के नेताओं पर हुई है। कितना उसका अंततः परिणाम निकला, कितनों को सजा हुई, वो आंकड़ा भी देख लीजिए। बीजेपी के किसी नेता पर कभी ईडी का छापा नहीं पड़ता, कोई सर्वे नहीं होता, कोई जांच करने नहीं जाता। कर्नाटक में चुनाव में करोड़ों रुपए बीजेपी नेता के घर में मिले थे नगद, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये जो सवाल है, जनता पूछने लगी है कि एक ही पार्टी के लोगों पर क्यों कार्रवाई हो रही, वो भी ऐन मतदान के 24 घंटे पहले। जी अशोक जी। तो बाहर वालों के लिए ईडी, अंदर वालों के लिए सीडी, ये नारा मैंने सुना था अभी किसी मित्र से ही मैं सुन रहा था, और ग्वालियर के ही मित्र थे। तो मैंने यही सवाल उनसे व्यक्तिगत बातचीत में पूछा, तो उन्होंने कहा अशोक भाई, बाहर वालों के लिए ईडी, अंदर वालों के लिए सीडी, और उनका कहना था कि दिवाली के बाद 1-2 और सीडी आने वाली है, तो इंतजार करेंगे कि दिवाली के बाद होता क्या है। अच्छा, इस सब बीच में चूंकि आप ग्वालियर पहुंच गए हैं भोपाल से, तो ग्वालियर को आप पिछले, मुझे लगता है 40 साल से तो आप बहुत कायदे से जानते हैं। अब आपका घर रहा है 40 साल से, उसके पहले आप भले भिंड के कॉलेज में हो, लेकिन 40 साल से तो आप ग्वालियर को अपने घर की तरह जानते हैं। आपका घर है ही ग्वालियर में, कोई ये अलग से कोई कहना भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा पीरियड और जोड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल में पहली बात तो कही कि हमेशा कांग्रेस को वोट मिलता रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट लिए लेकिन कोई विकास नहीं किया है। अब 15 साल तो मैं भी रहा हूं ग्वालियर को, और 15 साल में ही ग्वालियर को काफी बदलते हुए मैंने देखा है।
ताज एक्सप्रेस मैं जब ग्वालियर पहुंचा था तुरंत ही चली थी और खूब शोर था कि माधवराव जी ने चलाई है वो ट्रेन। पहले तो ग्वालियर तक ही आती थी, बाद में खींच के उसको झांसी तक किया गया, और सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, क्या कहा जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति जिनका परिवार ग्वालियर की सत्ता पर, राज सत्ता पर भी काबिज रहा है और लोकतांत्रिक सत्ता पर भी लंबे समय तक काबिज रहा है। ये अलग बात है कि आज ग्वालियर से चुनाव लड़ने की शायद वो हिमाकत ना कर पाए, लेकिन रहा तो है काबिज। माधवराव जी भी, आप बताएंगे, आप और डिटेल बताएंगे कितने साल कौन रहा। तो इस तरह के बयान को ग्वालियर की जनता कैसे ले रही है? क्योंकि जनता जो वहां पे है उसने विकास या अविकास या कुविकास जो हुआ है उसको खुद देखा है। बाहर जब ट्विटर पर आता है, मैं ट्विटर पे कमेंट पढ़ता हूं तो कई बार मुस्कुराहट भी मुझे आती है कि ये लोग क्या जाने ग्वालियर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो मुरार में रहता है, थाटीपुर में रहता है, बाकी जगहों पर रहता है, उसको पता है क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। अशोक जी, ये बयान सचमुच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आत्मघाती बयान हो गया। ये बूमरैंग कर गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मोगली तो है नहीं कि वो फेंकेंगे और बूमरैंग अपने हाथ में वापस ले लेंगे। वो तो उनके सीने में आकर लगा है। आपने 40-45 साल का कहा। मैं अपने छात्र राजनीति के दिनों में से, छात्र जीवन से देख रहा हूं मध्य ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति को। माधवराव सिंधिया का दौर देखा, उससे भी पहले राजमाता साहब को देखा। मैंने, अशोक जी, जब एमजीएस कॉलेज भिंड में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, अभी पिछले दिनों भिंड गया तो मैंने याद किया उस घटनाक्रम को। मैंने राजमाता सिंधिया के मंच से भाषण दिया था। छात्रों का एक विषय था, उनका मंच राजनीतिक था। मैंने उनसे अनुमति मांगी कि हम लोग छात्रों की तरफ से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, हमें राजनीति को कोई लेना देना। मैं व्यक्तिगत रूप से मंच पर चढ़कर गया, राजमाता जी से मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बोल लो तुम्हें जो कहना है। मैंने कहा मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, हम लोगों की कुछ मांगे हैं। परेड चौराहे भिंड पर मैंने राजमाता सिंधिया के मंच से भाषण दिया और अपने छात्रों की बात रखी। लेकिन तब से अब तक अगर यह देखा जाए कि ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में और यहाँ के विकास में, चाहे सिंधिया परिवार किसी भी दल में रहा हो, अशोक जी, राजमाता जी 67 तक कांग्रेस में रही, उसके बाद जनसंघ में आ गई, स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी, 67 का विधायक और सांसद का दोनों का एक साथ लड़ी, फिर उन्होंने विधायकी रखी और सांसदी छोड़ दी थी। लेकिन क्या यह संभव था कि सिंधिया राजघराने की मर्जी के बिना ग्वालियर में कुछ हो जाए और विकास न हो? क्या यह संभव था? विकास किसी भी दल में सिंधिया परिवार का सदस्य रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सिंधिया घराने के लोगों ने विकास किया। यहां तक कि आजादी के पहले भी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं 1857 पर केंद्रित था। लेकिन माधव महाराज प्रथम, उनके समय बांध बना। आप समझिए, विश्वेश्वरैया उस समय आए थे, तिगरा बांध उनके काल में बना, और कितना ऐसा काम हुआ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना कि 55 साल में विकास नहीं हुआ। रेलवे लाइन चली राकेश भाई, जो अभी भी उपलब्ध है, वो सिंगल गेज की जो लाइन थी। बिल्कुल, शहर के अंदर ट्रेन चलती थी। मतलब आज दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है, 100 साल पहले ग्वालियर में सिटी ट्रेन चलती थी, शहर के भीतर, लश्कर मुरार ग्वालियर में। लेकिन यह कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि कांग्रेस ने 55 साल हमसे बहुत कुछ लिया, यानी अंचल के लोगों से वोट लिए, लेकिन जूं बराबर विकास नहीं किया, उनका शब्द है जूं बराबर। सवाल यह है कि उन 55 सालों का ही अगर हम बात कर लें, यद्यपि आजादी के बाद से जीवाजीराव सिंधिया, इनके दादा, ग्रैंडफादर, वो मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख थे, यानी गवर्नर थे। राजमाता जी सांसद थी, विधायक थी। पिताजी आपके सांसद थे, 1980 से लेकर लगातार कांग्रेस में रहे। 71 में भी राजनीति में आए थे, जनसंघ से चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में आ गए। तो 80 से लेकर मृत्यु पर्यंत माधवराव सिंधिया, 2001 तक, 2001 से 2020 तक आप महाराज स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप मार्च 2020 से विकास की गंगा बहाने का दावा करते थे। माधवराव सिंधिया को विकास का मसीहा, विकास पुरुष लिखकर हमने शीर्षक लगाए अखबारों में। कांग्रेस के बैनर में लिखा जाता था विकास के मसीहा माधवराव सिंधिया। एक मेरे मित्र है, छोटे भाई जैसे, डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, उनकी एक किताब है, अशोक जी, माधवराव सिंधिया व्यक्तित्व और कृतित्व। आधी किताब माधवराव सिंधिया के विकास की और उपलब्धियों की कहानी से भरी पड़ी है, और कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्टेडियम से लेकर इंटरनेशनल लेवल का ट्रिपल आईटीएम के बारे में, मैं हवाई अड्डा, मतलब कितनी चीजें हैं, मैं गिरा नहीं सकता। हमारे इस विवर्ष का आधा घंटा निकल जाएगा इसी में। एक सबसे रोचक बात, माधवराव सिंधिया और सिंधिया परिवार ग्वालियर के विकास को लेकर कितना जुझारू और लड़ाकू था, इसका मैं एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं, हमारे दर्शक सुनकर दंग रह जाएंगे।
जैन हवाला डायरी में माधवराव सिंधिया का नाम आया, कई और नाम आए, शरद यादव, लालकृष्ण आडवाणी। सबसे पहला इस्तीफा शरद यादव ने दिया, फिर आडवाणी जी ने दिया। माधवराव सिंधिया ने, अशोक भाई, इस्तीफा नहीं दिया। हम सब लोग सोचते रहे, एक पूरे 12 घंटे, फिर 24 घंटे बीत गए। हम लोगों को लगा कि बड़े महाराज तो बड़े नैतिक हैं, सिद्धांतवादी हैं, इतना बड़ा आरोप लगाया, सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं, माधवराव सिंधिया इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारे पास अचानक सूचना आई कि दोपहर में 11 बजे माधवराव सिंधिया अचानक विशेष विमान से ग्वालियर आ रहे हैं और तिघरा पर जाकर एक संस्थान की आधारशिला रखेंगे। हम लोग दौड़ते भागते जैसे तैसे स्कूटरों से वहां पहुंचे। शिलान्यास हुआ, पत्रकारों से उन्होंने बात नहीं की। वो शिलान्यास हुआ ट्रिपल आईटीएम का, मतलब भारत में आईआईटी से बड़ी संस्था है ट्रिपल आईटीएम, एशिया विश्व स्तर की संस्था है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संस्था। असली बात इसमें यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव इस ट्रिपल आईटीएम को अपने संसदीय क्षेत्र नांदयाल ले जाना चाहते थे। माधवराव सिंधिया एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से लड़कर उस सबसे बड़ी संस्था को ग्वालियर में लाने का निर्णय लिया। वो फाइल जैसे तैसे उन्होंने तैयार की और कलेक्टर से बोलकर चंद घंटों में जमीन सरकारी देखकर उसका अधिग्रहण करके शिलान्यास करने आए। हम लोगों ने चाहा बात करें जैन हवाला डायरी पर, उन्होंने हमसे किसी से बात नहीं की, विमान से लौट गए। लौटने के अगले 1 घंटे के अंदर फ्लैश आया कि माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी नैतिकता उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वे इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी ग्वालियर के विकास को। उतनी बड़ी संस्था को अपने नांदयाल से प्रधानमंत्री से छीनकर, प्रधानमंत्री के जबड़े में से छीनकर लाए और ग्वालियर में उस संस्था को खड़ा किया। आज भी वो संस्था अपने विशाल रूप में स्थापित है ग्वालियर में। उन्होंने ये यातना सही कि लोग पूछ रहे हैं माधवराव सिंधिया इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, वे रुके रहे 24 घंटे और शाम को जाके उन्होंने दिल्ली पहुंचकर इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ी, विकास कांग्रेस बनाई, फिर वापस लौट आए। मेरा सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ये कह रहे थे 55 साल में जो बराबर विकास नहीं हुआ, तो क्या वे स्वयं को कोस रहे थे? क्या वे अपने पिता को कोस रहे थे? 40-42 साल तो यही हो गए और इससे पहले के भी तो साल आपके ही राजघराने के हैं। माधवराव सिंधिया जब थे तब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे। जयविलास पहले इसमें पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल खड़ा रहता था हाथ जोड़कर। मोती माधव एक्सप्रेस जुमला था अखबारों में, मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया, मोती माधव एक्सप्रेस। सारी विकास योजनाएं ग्वालियर आती थी। मैं इस किताब में से गिना नहीं सकता हूं, इतनी चीजें हैं उनके नाम पर, इतनी उपलब्धियां माधवराव सिंधिया के नाम पर। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना ये बताता है कि वे कहीं ना कहीं हताश हैं। और मुझे कई बार उनका शुभचिंतक होने के नाते ये चिंता भी होती है कि कहीं उन्हें विवश तो नहीं किया जा रहा, कहीं उन्हें मजबूर तो नहीं किया जा रहा कि आपको सुबह सुबह कुछ फीड दिया जाता होगा कि आपको आज ये बोलना है दिन भर, आपको दिन भर स्वयं को और अपने कैलाशवासी पिता को कोसना है और वे मजबूर होकर ये सब बोल रहे हो। मुझे तो अब ये चिंता होने लगी। अब आपने पूछा ग्वालियर की जनता, तो ग्वालियर की जनता तो पूछ रही है महाराज, आपके और माधवराव सिंधिया जी के बड़े महाराज के समय में तो ये सब बना था, ये सारे ओवरब्रिज, ये सड़कें, ये स्टेडियम, ये रेलवे स्टेशन, रेलवे की स्प्रिंग फैक्ट्री सतौली में, कितनी चीजें गिनाए अशोक जी। मैं गर्व करता था कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के समय सबसे ज्यादा विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल ईर्ष्या करते थे ग्वालियर से। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं 55 साल में जो बराबर विकास नहीं हुआ, तो फिर अब उनसे कुछ भी कहना बेकार। हे परमपिता उन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। जी अशोक जी। दर्शकों के लिए मैं कहूंगा कि आगरे का नाम सबने सुना है। आगरे में ताजमहल है जो इंटरनेशनल है, जहां पे दुनिया से कोई भी आता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको देखने जाता है और इसलिए वो दुनिया भर में फेमस है। वहाँ से 1-1.5 घंटे के रास्ते पे ग्वालियर है। अगर ट्रेन से आप जाएंगे, आप जरा आगरा एक बार टहल आइए और एक बार ग्वालियर टहल आइए, आपको समझ में आएगा कि 55 साल में विकास क्या हुआ है। जबकि ग्वालियर उस तरह का आज भी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जिस तरह का आगरा है। बाकी मेरी समस्या तो वही थी जो मैंने आपके ट्विटर से पूछा था कि ये जयविलास पैलेस में जूं पहुंची कैसे, क्योंकि जयविलास पैलेस जितना खूबसूरत है उसमें जूं वाली भाषा पहुंची कैसे। माधवराव सिंधिया को मैंने भी सुना है, जब मैं ग्वालियर गया तो वहीं थे। ये भाषा उस परिवार की भाषा नहीं थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ थीं, माँ के साथ भी उनका संघर्ष चला, मुकदमे चले, ये सब हम और आप जानते हैं। लेकिन ये वाली भाषा सिंधिया परिवार की भाषा नहीं है। इसलिए जो आपने कहा ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं ये भाषा उनसे कहलवाई तो नहीं जा रही है, कहीं उनको फीड तो नहीं किया जा रहा है। जो भी हो, हम तो यही कामना कर सकते हैं कि सद्बुद्धि मिले, इससे ज़्यादा तो हम क्या कह सकते हैं।
आखिरी सवाल की तरफ चलूंगा राकेश भाई। चुनाव एकदम क्लोज है, उसमें दिग्विजय सिंह ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर में एक बयान देते हैं। और ये दिग्विजय सिंह की अपनी स्टाइल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चुनाव में जो लोग टिकट मांगने आए थे वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो लोग आज सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके लिए दिग्विजय सिंह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। ये जो आर और पार की भाषा दिग्विजय सिंह जी कई बार बोलते हैं, हो सकता है कि बहुत पॉलिटिकल ना लगे, हो सकता है कि कई ऐसे लोग जो दिग्विजय सिंह लॉयलिस्ट हों और टिकट ना मिला हो, नाराज हो, वो इससे नाराज भी हो जाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये जो कमिटमेंट है, इसको लेके आप देखते कैसे हैं इसको, और कांग्रेस की जीत हार में इसकी भूमिका कितनी होती है? मैंने जीत हार दोनों कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह को मैं तब से देख रहा हूं जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने थे। आपको मालूम है 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। राजीव जी ने बनाया था उन्हें। एक उस समय ब्रीफ केस चला करते थे, अगर आपको ध्यान हो। आजकल तो ये ट्रॉली बैग चलने लगे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मुखिया बनने के बाद वो एक ब्रीफ केस लेकर पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करते थे। रोडवेज उस वक्त चलता करता था मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, उसकी बसों में यात्रा करते थे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वे नेता हैं जिनका संपर्क आज भी मध्य प्रदेश के गांव गांव, कस्बों में, पंचायतों में पंच सरपंच तक है, आज भी है। तो एक तो उनका संगठन और नेताओं के साथ सीधा रिश्ता है। वे ये हक रखते हैं कि वे कह सकें कि अगर आप आज चुनाव में नहीं दिख रहे हैं तो मेरे दरवाजे बंद हैं। आपको याद होगा 2018 से पहले उन्होंने एक नर्मदा यात्रा की थी 3000 किलोमीटर की। राहुल गांधी से पहले अगर किसी कांग्रेस नेता की यात्रा को याद रखा जाएगा तो दिग्विजय सिंह की यात्रा को। उस यात्रा का सुफल भी कांग्रेस को और कमलनाथ को 2018 में मिला था। उस वक्त उन्होंने असंतुष्टों को मनाने के लिए पंगत में संगत वाला एक कार्यक्रम चलाया था कि वे लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे, पंगत बैठती थी, गंगा जली उठवाते थे, पानी का लोटा गिलास जो भी हो, कि आप कसम खाइए कि जैसे टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे, आपको टिकट नहीं भी मिला है तो भी पार्टी काम करना है। और इसका असर हुआ था। रूठों को मनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने तब भी दे रखी थी और अब भी दे रखी है दिग्विजय सिंह जी। उनका ग्वालियर आकर ये कहना कि अगर आज आप सड़क पर नहीं है, मैदान में नहीं है तो मेरे दरवाजे बंद हैं, ये कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकार तो बनने वाली है। सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं उपकृत करने के लिए सरकार के पास। नगर निगम में एल्डरमैन से लेकर जेल संदर्शक तक और निगम मंडलों के चेयरमैन तक, जो कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे हैं, न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कि भाई ठीक है, टिकट नहीं मिला, काम करो, सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब काम नहीं करोगे इस वक्त तो सरकार बनने पर मुझसे मांगने मत आना कि पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना दो। ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह कई बार ऐसे बयान देते हैं कि हम सबको प्रथम दृष्टया लगता है कि ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन दिग्विजय सिंह खांटी राजनेता हैं, जमीनी राजनेता हैं। वे नफा नुकसान को भी समझते हैं। वे इस बात को भी समझते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बार हड़काने के बाद अगर लग गया, जमीन पर काम किया, तो पार्टी को उसका फायदा होगा। और वे ये भी जानते हैं कि अब अगले 7-8 दिन 9 दिनों में मतदान 17 तारीख को है। उनके इस चेताने के बाद अगर कुछ लोग सचमुच रूठ कर घर भी बैठ जाए तो उन्हें उसकी अब चिंता नहीं है। उन्हें यह भी पता होगा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कई चीजें वो साफ गोई से कहते हैं, उसका खामियाजा वे खुद भी भुगतते हैं, कभी कभी पार्टी भी भुगतती है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। और ये संदेश तो उन्होंने उसी तरह से दिया है। बस 67-68 लोग, पता नहीं कितने लोग कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। जो लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं वे तो निष्कासित किए ही गए हैं, पर जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन बीजेपी या दूसरे प्रत्याशी का काम कर रहे हैं, वो फीडबैक अगर पार्टी को मिल रहा है तो उसे चेतावनी उन्होंने दी है। ये चेतावनी दोनों पार्टियां दे रही हैं। बीजेपी ने भी बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला है। हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। वरना तो यह है कि चुनाव के समय पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, सरकार अगर आ जाए तो फिर पहुंच जाओ कि इस दोने में से हमको भी मलाई चाहिए। तो ये दिग्विजय सिंह की बेबाकी है। कार्यकर्ता उसे किस रूप में लेता है ये देखना होगा। लोग सचमुच लौटकर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, सचमुच घर बैठ जाते हैं, तो जो लोग घर बैठ जाएंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतेंगे। जी अशोक जी। मलाई खाने वाले तो भाई साहब मलाई निकाल ही लेते हैं, कैसा भी दूध हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मलाई खाने वालों का तो अपना खेल होता है। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि पूरी बातचीत में शिवराज सिंह का नाम नहीं आया तो ये थोड़ा अपराध हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री हैं। तो शिवराज सिंह के बारे में कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था और मैं बहुत दुखी हुआ। दोनों लड़ रहे अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं
मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरी चाचा की शादी है, जरूर आना जरूर आना जरूर आना। अरे हंसी मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि शिवराज सिंह का कई बार हम लोगों ने बातचीत में ये बात कही है कि राजनीतिक विरोध समर्थन एक अलग मामला है, लेकिन बड़े नेता हैं शिवराज सिंह। जिस तरह से वो कह रहे थे कि दोनों अपने अपने बेटों को और नाच के गा के, जिस तरह से कुछ ऐसा लग रहा है राकेश भाई कि जैसे एक वरिष्ठ नेता अपना दिमागी संतुलन खो रहा है। मतलब भाषा का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा पतन होता है। आप कुछ भी करें, कुछ भी कहें, वो ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिक्स में लोग क्या क्या नहीं करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन भाषा का पतन शिवराज सिंह का, और वो एक ऐसे नेता हैं, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर सीधा दाग अभी तक तो नहीं लग पाया है। सरकार जाने के बाद लग जाए, व्यापम को लेके कुछ हो तो हो, लेकिन अभी तक नहीं लग पाया। और कम से कम मैं मानता हूं कि भाजपा के अंदर ठीक ठाक अच्छे नेताओं में से वो हैं। उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है ये सब करने की, जबकि उनका मुख्यमंत्री पद लगभग छिन गया है, उनसे शायद कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और उसके बाद भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए अशोक जी, मैंने भी देखा शिवराज सिंह का वो वीडियो। सचमुच में मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं खुद भी और आप भी हर बार ये कहते रहे कि शिवराज सिंह एक सभ्यशालीन राजनेता हैं। वे अमूमन अपने स्तर से नीचे गिरकर कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भी देखा गया था 2018 में, तब भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जो उनके स्तर की नहीं थी, उनसे अपेक्षित नहीं थी। और अब ये इस तरह की बात करना सचमुच में उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगता। आपने ठीक कहा कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह, इन दो नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग मानसिक रूप से बहुत विचलित हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। अंदर से हताशा है, कोई निराशा है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। मोदी शाह की राजनीति में जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि पता नहीं ये लोग कब क्या कर बैठे हैं, उसको लेकर एक चिंता है। शिवराज सिंह की चिंता ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा बड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आज केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह तो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ जो सलूक पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं, तो उसको लेकर वे अंदर ही अंदर बहुत बेचैन होंगे। अशोक जी, हमारे आपके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करे, हम जिस संस्था में हो, अगर हम संपादक हैं और हमारा प्रधान संपादक हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो ऑफिस में आए, मीटिंग ले और हमसे बात ना करे, हमारे न्यूज एडिटर से, चीफ रिपोर्टर से, चीफ सब एडिटर से सारा संवाद करे, और संपादक के रूप में उस एडिशन में मुझसे बात ना करे, तो कितनी प्रताड़ना होगी। आज शिवराज सिंह उसी वक्त से गुजर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं लेते मंच पर, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लेते, 10-10 समानांतर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं मुख्यमंत्री पद के। इसलिए शिवराज सिंह की बौखलाहट मुझे लग रही है ये, और ये अच्छी चीज नहीं है। ये उनके व्यक्तित्व को सूट नहीं करती, उनकी छवि के अनुरूप नहीं है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव में सब लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेस भी लगा रही है, कांग्रेस के बड़े नेता भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह से ये अपेक्षित नहीं है। आम लोगों के मन में उनकी छवि कम से कम एक सभ्य और शालीन राजनेता की है, उसे उन्हें बचा के रखना चाहिए। हो सकता है इस बात से भी हताश हो कि पार्टी चुनाव हार रही है, और कल को आज कुछ भी कर रहे हो मोदी शाह, हारने के बाद कह देंगे शिवराज सिंह की वजह से चुनाव हारे, एंटी इनकम्बेंसी थी, हम तो इसीलिए इनका नाम नहीं ले रहे थे। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर जो मसाला तैयार होता है, वो शिवराज सिंह के व्यक्तित्व को इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि वे अपने स्तर से उतरकर बयानबाजी कर रहे हैं भाषा। प्रियंका गांधी की यात्राओं का कितना असर पड़ रहा है? आप जो बोल रहे थे बयानों के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि कांग्रेस से अगर सबसे ज़्यादा किसी की क्लिपिंग्स आ रही हैं बाहर, सबसे ज़्यादा किसी की क्लिपिंग्स कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, तो प्रियंका गांधी का चला रहे हैं। राहुल गांधी शायद कम गए हैं इस बार, मध्य प्रदेश कम दिखे हैं, छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा उनका जोर है। तो प्रियंका गांधी की मीटिंग से क्या असर हो रहा है जो उनके भाषण आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अब आ गए मध्य प्रदेश, आज से उनके दौरे हैं लगातार। आज ग्वालियर से उनका ट्रांजिट है, वो यहाँ प्लेन से आकर हेलीकॉप्टर से अशोकनगर जाएंगे, और अब लगातार उनकी सभाएं हैं। एक दिन में आज ही मुझे लगता है 5-6 विधानसभाओं को कवर करने जा रहे हैं राहुल गांधी। बीच में वे केदारनाथ चले गए थे। लेकिन प्रियंका गांधी की सभाओं का अगर असर देखना हो तो कल इंदौर में उनका जो रोड शो हुआ, मालवा हम जानते हैं बीजेपी जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है, लेकिन उस रोड शो में अच्छा खासा हुजूम देखने को मिला। और एक बहुत बड़ी बात संकेतों में उन्होंने अहिरावण का जिक्र करते हुए की, और वो संकेत सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर था। ग्वालियर में 21 जुलाई को आई थी प्रियंका, उन्होंने नाम लेकर ये कहा था कि मैं चाहूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर 10 मिनट बोल सकती हूं,
कि कैसे उनकी विचारधारा बदल गई अचानक, पर मैं नहीं बोलूंगी। तो न बोलकर उन्होंने 10 मिनट का मसाला दे दिया था सिंधिया के बारे में। लेकिन कल उन्होंने जो सभा में भाषण दिया और ये कहा कि जिस तरह अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का भेष बदलकर विभीषण का भेष रख के अपहरण कर लिया था, पाताल लोक ले गया था, फिर हनुमान जी आकर उन्हें मुक्त करा ले गए थे, तो आपको हनुमान बनना होगा और इस अहिरावण से कमलनाथ और कांग्रेस की सत्ता का जो अपहरण किया गया जिस अहिरावण के द्वारा, उसका संहार आपको करना है। सीधा सवाल यह है कि अहिरावण कौन? प्रियंका गांधी की नजर में कौन अहिरावण था? अहिरावण तो वही व्यक्ति हुआ जिसने मार्च 2020 में कांग्रेस की सत्ता का अपहरण किया और पाताल लोक में ले गया। यह पहला बड़ा हमला था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गांधी परिवार की ओर से। इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़े नेताओं से भी ज्यादा पीड़ित रहा है अशोक जी 2020 से। जितना दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पीड़ित हुए सत्ता गंवाने से, उससे ज्यादा कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, क्योंकि वो तो 15 साल से लठ खा रहा था सड़कों पे, उसको लगा था हमारी सरकार आई आपको कुछ मिलेगा, वही सत्ता के दोने में से। उसका जो आक्रोश था वो सिंधिया के प्रति रहा हमेशा 3 साल से, और जब प्रियंका गांधी ने उसे स्वर दिया तब कार्यकर्ताओं में जोश आया। आगे चलकर प्रियंका की और अभी सभाएं होने वाली हैं, उनकी अपने एक मास अपील तो है ही, खासतौर से आदिवासी अंचलों में जब वो इंदिरा जी को याद करती हैं, आदिवासी महिलाओं से पूछती हैं कि आप मुझ में इंदिरा गांधी की छवि देखती हैं, इंदिरा अम्मा को याद करती हैं, उसका एक प्रभाव होता है। कितना वोटों में बदलेगा ये देखना होगा। जी अशोक जी। हाँ, क्योंकि यूपी में भी भीड़ तो बहुत आई थी लेकिन वोटों में बदलते हुए हमने नहीं देखा। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। मुझे लगता है कि इसका असर जो दिख रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी मोबाइल दिया था हमारे मित्र ने देखने के लिए, उस पर एक स्टेटस लगा हुआ था। दिग्विजय सिंह ने आज एक बयान दिया है कि मुझे नहीं मालूम था कि राजा महाराजा भी बिक सकते हैं। तो शायद प्रियंका गांधी के उस बयान से हरी झंडी दिखा दी गई है कि भाई अब आक्रामक हो जाओ, जब सबसे बड़े नेता ने बोल दिया है तो अब तुम लोग भी बोल सकते हो। तो हमें शायद और कुछ दिखाई दे, बस अप्रिय ना हो, अभद्र ना हो, हम यही चाहेंगे। क्योंकि अप्रियता, अभद्रता बड़े लंबे समय तक खलती है, बड़े लंबे फांस डाल देती है। बाकी तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, चुनाव तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला है जिसमें आरोप प्रत्यारोप ये सब पटाखे हैं, ये सब ना छूटे तो मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन भाषा हम यही कहेंगे, हमारी तो कौन सुनेगा इस चुनाव की वेला में, हमारे जैसे लोगों को कौन सुनेगा। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी भी, वहाँ पर अखिलेश जी बहुत सारे भाषण दे रहे हैं। भाषा ऐसी चीज़ है कि अगर उसको बचा लिया जाए तो बहुत कुछ बच जाता है। तो आज की बातचीत के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद करीब। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का बयान पूरा कर देते हैं। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना नहीं कहा राजे महाराजे बिक सकते हैं, मैं सोच नहीं सकता, तो उन्होंने ये कहा लेकिन गरीब आदमी कभी नहीं बिकता। राजा महाराजा मैं सोच नहीं सकता था कि राजा महाराजा बिक जाएंगे, लेकिन वो बिक गए। गरीब आदमी कभी नहीं मिला, कभी नहीं बिका। उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने उन विधायकों की पीठ सहलाई कि जो उस दल बदल के दौर में नहीं बिके, जिन्होंने सिंधिया के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। तो ये बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। जी राकेश भाई, मध्य प्रदेश, चूंकि मैं भी रहा हूं काफी, आप भी रहे हो, तो युद्धों के किस्से हमने बहुत पढ़े हैं कि कैसे हारती हुई सेना, भागती हुई सेना, कमजोर पड़ी सेना को कुछ सेना नायक खड़े होते थे। महाजी सिंधिया का भी एक किस्सा है ही, और वो भाषण जो देते थे उससे फिर से उत्साह बढ़ जाता था और उसके बाद वो भिड़ जाते थे। तो दिग्विजय सिंह चूंकि उसी खानदान से आते हैं तो वो कला उन्हें पता है, वो करेंगे ही। आज की बातचीत के लिए इतना ही। चुनाव बेहद करीब हैं, संभव होगा तो चुनाव से पहले कम से कम एक बार हम लोग और बात करेंगे। लेकिन आज भाई साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, टीसीएच की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बड़े शौक से दीपावली मनाइए, एंजॉय कीजिए, रोशनी कीजिए। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो सोच समझ के फैसला कीजिए कितने पटाखे चलाने हैं कितने नहीं, लेकिन रोशनी कीजिए। और रोशनी जो प्रतीक है हमारी संस्कृति में, वो सभ्यता का भी प्रतीक है, वो सत्य का प्रतीक है, वो अच्छी भाषा का प्रतीक है। सारी अच्छी चीज़ों को उजाले से जोड़ के देखा जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। तो इस देश को, अपने आप को, अपने परिवार को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलने के लिए हमारे हमराह बनिए, जुड़िए, हमें बताइए भी कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और अगर कुछ हम बेहतर कर रहे हैं तो जिस तरह से भी हमसे जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सहयोग कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।